दोस्तों इस वक्त स्क्रीन पर आप लोगों को ये जो इंसानी खोपड़ी नज़र आ रही है ये दरअसल कोई आम खोपड़ी नहीं है, बल्कि ये तो लंदन शहर में मौजूद आज से लगभग 200 साल पहले गुजरे हुए भारत के उस मशहूर ताकतवर और बहादुर सिपाही की खोपड़ी है कि जिसको इतिहास में आलम बेग के नाम से जाना जाता है। मगर अब सवाल यही है कि आखिर जब सिपाही भारत का था तो ये खोपड़ी लंदन में क्या कर रही है। सैकड़ों साल पुरानी ये खोपड़ी लंदन कैसे पहुंची थी और आखिर आज तक इस खोपड़ी को इस हालत में बाकी क्यों रखा गया है। मतलब सवाल ये है कि आमतौर पर इंसान के मरने के बाद तो उसको दफना दिया जाता है, आलम बेग की इस खोपड़ी को इस तरह से महफूज क्यों रखा गया था। तो चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में हम इतिहास में छुपे हुए इसी ताकतवर और बहादुर सिपाही यानी आलम बेग की कहानी को ही जानने की कोशिश करते हैं। ये बात है सन 1963 की कि जब लंदन के एक पब का मालिक अपने स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रहा था। कुछ और ढूंढते ढूंढते अचानक से उसके हाथ एक इंसानी कंकाल लगा। इंसान की एक ऐसी खोपड़ी के जो देखने में बहुत ज्यादा पुरानी महसूस हो रही थी। उसने ज्यादा कुछ सोचे समझे बगैर इस खोपड़ी को वहां से निकाला और बाहर के काउंटर पर रख दिया। लोगों ने इसको एक मामूली सी खोपड़ी समझा और इसको इग्नोर कर दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी दूसरी तरह से इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी तरह से लगभग 40 से 50 साल का वक्त गुजर गया और उसके बाद लंदन के इस पब को किसी और ने खरीद लिया। जो नया मालिक था उसको दरअसल इंसानी ढांचे से और स्पेशली इस खोपड़ी से बहुत ज़्यादा परहेज था, यानी उसको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। इसीलिए उसने फौरन इस खोपड़ी की एक बड़ी कीमत लगाई और इसको एक इतिहासकार को बेच दिया। और इस तरह से ये खोपड़ी इधर उधर ट्रांसफर होते होते एक इतिहासकार किम ए वैगनर के पास पहुंची। वैगनर दरअसल लंदन की ही एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे और उनकी रिसर्च का जो मेन टॉपिक था वो भी दरअसल कॉलोनियल इंडिया, मतलब कि उस दौर का इंडिया था कि जब यहाँ पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उनको इस खोपड़ी में बहुत दिलचस्पी थी और उन्होंने इसको बड़ी ही गहराई के साथ देखा और इस पर रिसर्च करना शुरू कर दी। रिसर्च शुरू करते ही उनको इस खोपड़ी की आंख में एक बड़ी ही कीमती चीज मिली। इस खोपड़ी की आंख में दरअसल 100 साल से भी ज्यादा पुराना कागज का टुकड़ा मौजूद था कि जिसके ऊपर कुछ दिलचस्प चीजें लिखी हुई थीं। उस कागज के टुकड़े पर लिखा था कि ये खोपड़ी 46वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के हवलदार आलम बेग की है कि जिसकी उम्र 22 साल हुआ करती थी और जिसे तोप से लगाकर उड़ा दिया गया था। इसका जुर्म ये था कि इसने 1857 की म्यूनिटी में भाग लिया था, यानी कि दोस्तों क्रांति में हिस्सा लिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, इस पर लिखा था कि आलम बेग ने ब्रिटिश अफसर डॉक्टर ग्राहम और उनकी बेटी की हत्या की थी। साथ ही उसने एक ईसाई मिशनरी रेवरेंड हंटर की भी हत्या की थी और उनकी पत्नी और उनकी बेटी का रेप किया था। इन तमाम चीजों के साथ साथ इस कागज के टुकड़े पर उस इंसान का नाम भी लिखा था कि जो बाद में आलम बेग की इस खोपड़ी को भारत से लंदन लेकर गया था। दोस्तों प्रोफेसर वैगनर इस खोपड़ी से इतना ज्यादा इंस्पायर हुए, यानी इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने ये फैसला किया कि हर हाल में वो आलम बेग की असली और छुपी हुई कहानी जानकर रहेंगे। उन्होंने रिसर्च की और फाइनली सन 2017 में इस खोपड़ी के ऊपर एक पूरी किताब लिखी जिसका नाम है द स्कल ऑफ आलम बेग, जिसमें इस खोपड़ी से जुड़े सारे राजों से पर्दा उठाया गया। इस किताब के मुताबिक आलम बेग का ताल्लुक बंगाल से हुआ करता था और वो बंगाल की उस टुकड़ी में शामिल थे कि जो 1857 की क्रांति के वक्त सियालकोट नाम के उस इलाके में तैनात थी कि जो आज के दौर में पाकिस्तान में मौजूद है। उस दौर में सियालकोट के इस इलाके में आलम बेग की इस बंगाली फौजी टुकड़ी के अलावा 2 और भी टुकड़ियां तैनात थीं। आलम बेग की जो बंगाली टुकड़ी थी और इसके अलावा जो दूसरी टुकड़ी थी वो तो दरअसल ऐसी थी कि जिसमें ज्यादातर तादाद उन्हीं फौजियों की थी कि जिनका ताल्लुक भारत से हुआ करता था। मगर जो तीसरी टुकड़ी थी वो दरअसल ऐसी थी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज फौजी ही हुआ करते थे। जब 10 मई 1857 के दिन मंगल पांडे की गोली चली तो उस गोली के साथ ही पूरे ही भारत में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का आगाज हो गया था। लोगों ने निडर होकर अब अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने शुरू कर दिए थे। इसका सबसे पहला असर तो मेरठ के बाद दिल्ली जैसे इलाकों में दिखा और भारत की फौज ने इकट्ठा होकर एक एक करके बड़ी तेजी के साथ अंग्रेजों की छावनी पर कब्जे करने शुरू कर दिए थे। ऐसे हालात देखते हुए अब अंग्रेजों ने सियालकोट के इलाके में जो 3 टुकड़ियां मौजूद थीं उनमें से वो तीसरी वाली टुकड़ी कि जिसमें सिर्फ अंग्रेजी सिपाही ही हुआ करते थे, उनको फौरन मदद के लिए दिल्ली जैसे इलाकों में बुलाया। जैसे ही सियालकोट से वो तीसरी वाली टुकड़ी इधर आ गई तो जाहिर है उधर भी अब वो दोनों ही टुकड़ियां
टुकड़ियां बाकी रह गई थीं कि जिसमें ज़्यादातर तादाद उन सिपाहियों की थी कि जिनका खुद का ताल्लुक भारत से हुआ करता था। देर से ही सही मगर जुलाई के महीने में अब इस क्रांति की आग सियालकोट तक भी पहुंच चुकी थी और वहां पर अब ऑलरेडी उस तीसरी टुकड़ी चले जाने की वजह से अंग्रेज कमजोर हो गए थे। फौरन अब उस बंगाली टुकड़ी ने और दूसरी टुकड़ी ने बड़ी तेजी के साथ अंग्रेजों पर हमले शुरू किए और बढ़त बनाना शुरू कर दी। उन्होंने उन सारे घरों को, किलों को घेरना शुरू कर दिया कि जहां पर अंग्रेजों के ये बड़े बड़े अफसर रहा करते थे। वैगनर अपनी इस किताब में लिखते हैं कि बंगाल की इस टुकड़ी में ऐसे माहौल में भी 46 के करीब ऐसे सिपाही मौजूद थे कि जो इस क्रांति में हिस्सा तो ले रहे थे मगर उसके बावजूद भी उन्होंने ना तो किसी अंग्रेजी अफसर के घर पर हमला किया और न ही वो किसी को कत्ल कर रहे थे। यानी वो इस क्रांति में हिस्सा तो ले रहे थे और इस क्रांति को सफल भी बनाना चाहते थे मगर किसी को जान से मारना नहीं चाहते थे। बल्कि कई बार तो इन लोगों ने कई अंग्रेजी अफसरों को और इस तरह के दूसरे ताकतवर अंग्रेज लोगों को और उनकी फैमिलीज को सुरक्षा मुहैया कराई और उनको एक दूसरी सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में भी मदद की। एक केस तो ऐसा भी बताया जाता है कि जब खुद कुछ भारतीय फौजी बार बार अपने अंग्रेज अफसरों से ये गुजारिश कर रहे थे कि वो उल्टा खुद उनको 1000 रुपये महीना की तनख्वाह देंगे, बस शर्त ये है कि वो उनके साथ इस क्रांति में शामिल हो जाएं, उनकी मदद करें और उनको लीड करें। हालांकि वैगनर ने यह भी माना है कि सियालकोट के इस इलाके में उस क्रांति में कुछ अंग्रेजी अफसर और एक महिला जरूर मारी गई थी और इसी तरह के ही एक केस में मुजरिम बनाकर आलम बेग को बाद में सजा सुनाई गई थी और सजा ये थी कि उनको बड़ी ही दर्दनाक और जालिमाना तरीके से एक तोप के आगे बांधा गया था और फिर उस तोप से उड़ा दिया गया था। वैगनर अपनी किताब में लिखते हैं कि जब मैंने रिसर्च की और कुछ पुराने दस्तावेज पढ़े तो उससे ये पता चला कि दरअसल आलम बेग वो कत्ल कर ही नहीं सकते थे कि जिस कत्ल में उनको गुनाहगार मान के ये खतरनाक सजा दी गई थी, क्योंकि जिन लोगों के कत्ल के जुर्म में उनको इस जालिमाना तरीके से तोप के आगे बांधकर उड़ाया गया था, उन कत्लों के तो सारे गुनाहगारों को पहले ही पकड़ लिया गया था। किस्सा कुछ इस तरह है कि 1857 में बंगाल की इस टुकड़ी ने जब सियालकोट के इलाके में मौजूद अंग्रेजों के ज्यादातर ताकतवर इलाकों को खत्म कर दिया था और उनको नुकसान पहुंचा दिया था, तो उसके बाद ये फौजी टुकड़ी गुरुदासपुर की तरफ बढ़ी। हालांकि बंगाल के बहादुर सिपाहियों की इस टुकड़ी से निपटने के लिए पहले से ही अमृतसर के इलाके में अंग्रेजों की एक ताकतवर टुकड़ी मौजूद थी। ऐसे में क्रांतिकारियों का ये प्लान था कि हम इस टुकड़ी के पास से गुजरेंगे ही नहीं बल्कि बाहर बाहर चुपके से दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे। मगर उसी वक्त वो जॉन निकलसन नाम के एक अंग्रेज अफसर की एक तरकीब से गच्चा खा गए। दरअसल ये चालाक अंग्रेजी अफसर कि जो एक अंग्रेजों की टुकड़ी को लीड कर रहा था, उसने फौरन अपनी फौज को ये ऑर्डर दिया कि वो अपनी ड्रेस का कलर बदलकर फौरन खाकी कर लें, यानी उसको खाकी रंग में रंग डालें। हालांकि पहले जो अंग्रेजी फौज का कलर हुआ करता था वो सफेद था। इस तरह से वो लोग क्रांतिकारियों के जो जासूस थे उनकी नजरों से बचने में कामयाब हुए और एक नदी तक पहुंचने में कामयाब हो गए और जाकर आगे से इन लोगों ने क्रांतिकारियों की उस फौज को घेर लिया कि जो चालाकी से बाहर बाहर दिल्ली तक पहुंचना चाहती थी। क्रांतिकारियों का मुकाबला फाइनली अंग्रेजों की इस टुकड़ी के साथ हुआ और उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला भी किया, मगर अंग्रेजों के एडवांस हथियार के सामने वो ज्यादा देर तक टिक ना सके, जिसकी वजह से अब ज्यादातर सिपाहियों ने नदी पार करते हुए नदी के अंदर जो एक द्वीप मौजूद था उस पर जाकर शरण ले ली। 3 दिन तक इन लोगों ने यहाँ पर मोर्चा संभाले रखा। आखिरकार 15 जुलाई के दिन ज्यादातर सिपाहियों को पकड़ लिया गया, जबकि बाकी बचे हुए सिपाही जान बचाकर निकलने में कामयाब हो गए। अंग्रेजों से होने वाली इस जंग में जो भारतीय सिपाही सबसे आगे थे उनमें से एक नाम आलम बेग का भी था और आलम बेग उन लोगों में भी शामिल थे कि जो तीसरे दिन अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हो गए थे। इसीलिए अंग्रेजों की उनके ऊपर बड़ी गहरी नजर थी और वो हर हाल में आलम बेग को पकड़ना चाहते थे। इवन अंग्रेजों ने आलम बेग के सर पर एक बड़ा इनाम भी रख दिया था। आलम बेग अपने सिपाहियों के साथ भागते हुए सबसे पहले कश्मीर पहुंचे और वहां पर एक साधु का भेष बनाकर रहने लगे थे। आलम बेग अपने सिपाहियों के साथ जून 1858 तक इधर उधर छुपते फिरते रहे और उसके बाद फिर पठानकोट पहुंचे। पठानकोट में उन्होंने वहां के लोकल लोगों को अपनी पहचान बताई और उनसे मदद मांगी, मगर वहां पर मौजूद सारे लोगों ने उनको विदेशी मानते हुए उनकी मदद करने से मना कर दिया। मजबूरी में जब उनको कहीं से भी राशन नहीं मिल पा रहा था तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर वहां पर मौजूद एक दुकान में लूटपाट कर दी। राशन हासिल करने के लिए की गई इस लूटपाट की वजह से फौरन गदर मच गया और अंग्रेजों को भी उस आलम बेग की जगह का पता चल गया कि जिसको वो पिछले 1 साल से लगातार ढूंढ रहे थे। आलम बेग को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया और लगभग 40 लोगों को वापस सियालकोट लाया गया। 8 जुलाई 1858 के दिन उनको सजा सुनाई गई और फिर उनको बड़े ही जालिमाना तरीके से और दर्दनाक तरीके से तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया गया, जैसा कि मैं आपको वीडियो में पहले ही
बता चुका हूँ। आलम बेग की सजा के वक्त वहाँ पर AR कोस्लो नाम का एक कैप्टन भी मौजूद था कि जिसने बाद में आलम बेग की बॉडी से उनकी गर्दन यानी कि खोपड़ी को अलग किया और फिर उसने उसको अपने पास में रख लिया था। 3 महीने के बाद जब वो ब्रिटेन वापस आया तो उस खोपड़ी को अपने साथ ब्रिटेन लेकर आया। ऐसा माना जाता है कि उसने ये काम इस इरादे के साथ किया था ताकि वो इस खोपड़ी को तोहफे के तौर पर रानी के सामने पेश कर सके। फिलहाल इस तरह से ये खोपड़ी ब्रिटेन पहुंची, उसके बाद लंदन के पब में पहुंची और फिर उसके बाद उन्हीं प्रोफेसर और इतिहासकार वैगनर के पास पहुंची कि जिन्होंने इस खोपड़ी की पूरी कहानी को अपनी किताब की शक्ल में दुनिया तक पहुंचाया। प्रोफेसर अपनी किताब में लिखते हैं कि उनकी ये ख्वाहिश है कि एक न एक दिन वो आलम बेग की इस खोपड़ी को भारत जरूर लेकर आएंगे। साथ ही साथ वो आलम बेग की समाधि को नदी के उसी द्वीप पर बनाएंगे कि जहां पर आलम बेग ने अपनी जिंदगी की न सिर्फ आखिरी जंग लड़ी थी बल्कि लगातार 3 दिन तक अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर फौज का मुकाबला किया था। फिलहाल दोस्तों, ये थी आलम बेग और उनकी इस खोपड़ी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।